नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की रहेगी। बीए बीएससी वी कॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट अगर है तो बिल्कुल यूनिट 4 को हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अभी तक जो है हमने 3 यूनिट को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने यूनिट 3 तक की जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट कर लें, है ना। ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और साथ ही बताना चाहूँगा आपके जितने भी मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट हैं, चाहे फिर मैं बात करूँ टूर गाइड की, है ना, डिजिटल मार्केटिंग की, मल्टीमीडिया की या फिर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो सभी विषयों की जो क्लासेस हैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से चलती हैं। बाकी मैराथन क्लासेस भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं दोस्तों, है ना। और साथ ही मैं आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मल्टीमीडिया की मैराथन क्लास लाइए, बहुत जल्द आएगी और एक क्लास में मल्टीमीडिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लो, हमें आप सबकी टेंशन है ना, क्योंकि आप सब जो है अपना परिवार हैं। बीएससी एम स्वयं स्टडी प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर रहा हर बच्चा, है ना, अपना परिवार है और परिवार के हम सभी सदस्यों को जो है साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, लिखना स्टार्ट कर दो और जब तक कंप्लीट वीडियो वॉच ना कर लो, है ना, उठना नहीं, ठीक है, उठ मत जाना। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भारतीय मंदिर वास्तुकला के स्थापत्य सिद्धांत हैं। सबसे पहले एक बात समझो, देखो एग्जाम आ गए, है ना, तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ यार, है ना। अगर अभी जो है आप सीरियस नहीं हुए तो फिर वक्त आपको सीरियस करेगा, है ना। और वक्त की मार अगर जब पड़ती है ना तो समझो फिर अच्छा खासा इंसान जो है फिर वो सीरियस हो जाता है। इसलिए वक्त रहते आप सीरियस हो जाओ, है ना। और सीरियस होकर के बिल्कुल ईमानदारी के साथ, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करो, है ना। फिर बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक। अब पहला क्वेश्चन समझो बहुत बेहतरीन ढंग से, भारतीय मंदिर वास्तु कला के स्थापत्य सिद्धांत है। देखो इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या है, सबसे पहले तो उसकी हमें शैली समझनी है और प्राचीन जो भारतीय वास्तुकला है उनके बारे में हमें समझना है। देखो नीचे क्या लिखा है उसके बाद जो है हम आपको समझाएंगे। भारत में मंदिरों के वास्तु सिद्धांतों का वर्णन जो है शिल्प शास्त्रों और वास्तु शास्त्रों में किया गया है। कहाँ किया गया है? शिल्प शास्त्रों में और वास्तु शास्त्रों में। किसका वर्णन? मंदिरों का वर्णन। देखो, और इसके वास्तुकारों ने हिंदू जीवन शैली को व्यक्त करने के लिए मंदिर निर्माण में सटीक ज्यामिति और गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया है, ठीक है। किसका किया है? सटीक ज्यामिति का और गणितीय जितने भी सिद्धांत हैं उनका। देखो आपने देखा होगा कई जगह ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, उन पे जो एक विभिन्न विशेष या फिर प्रकार की जो शैली में जो कुछ लिखा हुआ होता है ना, या फिर वहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वहाँ पे उस समय की, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छी ज्यामिति के माध्यम से जो है इन चीज़ों को बनाया है वहाँ पर, है ना। देखो भारत की एक समृद्ध संस्कृति और विविध विरासत है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है विकसित हुई है ना। वास्तुकला स्वदेशी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक आवश्यकताओं, आर्थिक समृद्धि, विभिन्न युगों के धार्मिक अभ्यास जो है वो रखती है। इस प्रकार वास्तुकला का अध्ययन जो है भारत को सांस्कृतिक जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है उनको प्रकट करता है। अधिकांश भारतीय कला को धर्म द्वारा जो है वो प्रोत्साहित दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखो अगर हम आपको बताएं जैसे गुप्त युग ने जितने भी मंदिर वास्तुकला के इतिहास में बनाए हैं वो एक नया युग दिखाते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि एक अलग ही युग रहा होगा, है ना। तो एक देखो अगर देखें हस्तशिल्प का एक अलग ही उस समय जो है वो कहते हैं ना क्रेज रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें देखो आजकल तो मशीनें हैं या फिर बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से कलाएं या फिर जो मूर्तियां हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। लेकिन उस समय के बताओ ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार थे केवल हाथों द्वारा, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना दिया करते थे, ठीक है। और अब अगर हम शैली की बात करें प्रॉपर तो 3 शैली हैं। कौन कौन सी शैली हैं? देखो हम आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। नंबर 1 है नागर। कौन सी है भाई? नागर शैली, ठीक है। और नंबर 2 कौन सी है? तो कहना द्रविड़ शैली। कौन सी है? द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली। अब अगर तीसरे की मैं अगर बात करूं तो है आपकी वेसरा। कौन सी है? वेसरा,
ठीक है। तो वेसरा शैली, तो ये 3 टाइप की शैली हैं। अब आप बोलो कि नागर शैली क्या है, तो देखो वही नागर शैली हिमालय और विंध्य के बीच की जो है वो भूमि से जुड़ी है और भारत के उत्तरी भागों में क्षेत्रीय रूप से ये विकसित हुई है। ठीक है। और इस शैली की संरचना जो है वो 2 इमारतें शामिल हैं, जैसे मुख्य लंबा मंदिर और या फिर निकटवर्ती जो मंडप जो छोटा है, वो सारी चीज़ें। और ये जो इमारतें हैं उनके बीच की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अंतर शिखर के आकार का होता है। शिखर माने जो चोटी होती है ना, उसका होता है। ठीक है। मुख्य मंदिर में घंटी के आकार की संरचना जोड़ी जाती है। ठीक है। और मंदिर मुख्य रूप से देखें तो 4 कक्ष उसमें बने होते थे। एक तो जैसे कहते थे गर्भारिया, है ना, जगमोहन मंदिर, नाट्य मंदिर, भोगा मंदिर। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हमने समझा दी हैं किसमें, नागर शैली में। अब अगर हम बात करें ऐसी द्रविड़ शैली की, तो 9वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूरे चोल साम्राज्य में द्रविड़ शैली जो है दक्षिण में विकसित हुई थी। यह कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच, ठीक है, अभी हम आपको बता रहे थे नागर शैली जो है वो हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि से जुड़ी है। ठीक है। और ये जो है वो किसकी है आपको बताओ, उन 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो है चोल साम्राज्य से द्रविड़ शैली दक्षिण में विकसित हुई और कृष्णा और कावेरी नदी के बीच इनको रखा जाता है। ठीक है। और द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की 2 जो है सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता थी। एक तो गर्भगृह में मंदिरों में 4 से अधिक जो है वो भुजाएं होती थी उस समय, है ना, और मीनार या फिर विमान पिरामिडल, ये सब चीज़ें उस समय की हैं। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो गई। और अगर हम बात करें, देखो 2 चीज़ें आपने समझ ली, कौन कौन, नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब तीसरी की देखो बेसर शैली। थोड़ा सा समझा रहे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, परेशान ना हो, है ना। बेसर शैली कई बार जो है कृष्णा नदी और बिंद के बीच के क्षेत्र से संबंधित है, जो प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान उभरी थी। मध्य भारत और दक्कन के कई मंदिरों ने जो क्षेत्रीय संसाधनों के साथ बेसर शैली का जो है वो उपयोग किया था। जब मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की एक संलयन शैली है ना। और मंदिरों का जो निर्माण है बाद में कल्याणी और, ठीक है, चाणक्य के बेसर शैली के उदाहरण के रूप में जो है माना जाता है। ठीक है। अब इतनी जानकारी जो है आपके लिए सफिशियंट है। और इसके बाद जो जानकारी आपके लिए, है ना, घातक साबित होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप, देखो आप, मैं भी चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। समझो आप बात। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन कालीन मोहरों का जो है वो वर्णन कीजिए। आपको प्राचीन कालीन जो मोहरें हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो समझो पहले, देखो मोहरें सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं भाई? मोहरें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती हैं। ठीक है। चलिए, विशेष रूप से ये कुछ चीज़ें जो है वो इंगित करती हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंगित करती हैं। जैसे नंबर 1 है आपका लोगों के कपड़े, गहने और केस विन्यास। देखो मोहरें जो होती हैं वो एक प्रॉपर टाइम का बताती हैं कि भाई उस समय के जो लोग हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, गहने कैसे पहनते थे, है ना। अब गहने पहनने का मतलब है कि जो आभूषण वगैरह थे वो उनके किस धातु के बने होते थे, है ना, और कितने कैरेट गोल्ड वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे वो बताते हैं, है ना। केस विन्यास, उनके जो केस थे, है ना, बालों के बारे में बताते हैं। दूसरा कलाकारों और मूर्तिकारों का संबंध, है ना, जो कलाकार हैं और मूर्तिकार हैं उनमें आपस में क्या उनका रिलेशन हुआ करता था। धार्मिक आस्थाएं लोगों की कितनी थी, है ना, कितने लोग जो है वो धर्म से जुड़े थे। लिखी हुई जो कहानी कुछ वहाँ पे उस पर लिखा होता था, किस पे, मोहरों पे, तो बताता, उस वहाँ से कुछ जानकारी मिलती थी, कुछ कहानियों के बारे में हमें पता चलता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, या फिर हम बात करें, देखो एक और अगर इसमें हो सकता है जैसे व्यापार संपर्क, है ना, या फिर वाणिज्य संबंध। तो बताते थे कि उस समय का जो व्यापारिक संबंध थे लोगों के वो कैसे थे, है ना, क्या क्या व्यापार उस समय होता था, है ना, क्या लोगों की खरीद या फिर बेचना, है ना, उस समय का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मोहरों के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। अब देखो उस समय की जो महत्वपूर्ण मोहरें थी उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, वो भी बेहतरीन और उम्दा तरीके के साथ। ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो ना तो बिल्कुल यार लाइक कर दो सब लोग, है ना, पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दो एक बार क्लास को। ठीक है, हमें भी ऊर्जा मिल जाए थोड़ी सी। चलो, अब नंबर 1 अगर हम बात करें पशुपति मोहर। देखो भाई पशुपति मोहर की अगर बात करें तो देखो इस मोहर में एक योगी संभवतः भगवान शिव को दर्शाया गया है पशुपति मोहर में। ठीक है। एक जोड़ी सींग का मुकुट उनके जो है वो सिर पे होता था, है ना, और एक ये भैंसे या एक हाथी और एक बाघ से जो है वो घिरा हुआ होता था। उनके सिंहासन के नीचे 2 हिरण हैं, है ना। इस मोहर से पता चलता है कि सीधा बात ये पता चलती है कि उस समय जो है भगवान शिव की, महादेव जी की पूजा करी जाती थी, है ना। और उन्हीं जानवरों को, जितने भी जानवर थे उन सब का जो पशुपति किसे माना गया है, तो भगवान शिव को माना गया है। ठीक है, भोले बाबा को माना गया है। समझ गए बात?
बताओ। तो पशुपति मोहर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है और उम्मीद करता हूँ आप लिखते चल रहे होंगे, है ना। लिखते जरूर जाना, क्योंकि माइंड में चीज़ जो मैं बातें आपके लिए सोचता हूँ कि माइंड में आपके सेट हो जाए, तो हो सकता है एक टाइम के बाद जो है चीज़ें बॉस आउट हो जाती हैं। माइंड बॉस आउट सबका होता है, तो आप ना भूल जाएं, इस वजह से लिख लो। और एग्ज़ाम जब भी देने जाओ तो बढ़िया आराम से रिवाइज करके जाना, है ना। बहुत सुंदर एग्ज़ाम आपका होगा और यकीन मानिए आप एग्ज़ाम हॉल से जो है मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हुए आएंगे। ठीक है, हमें बहुत खुशी होगी जब आप इस एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए आएँ। ठीक है, अब सेकंड समझो मोहर जो है यूनिकॉर्न मोहर। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है? तो देखो भाई, यूनिकॉर्न एक पौराणिक जो है वो जानवर है। इस मोहर से पता चलता है कि सभ्यता के बहुत प्रारंभिक चरण में मनुष्यों ने पक्षी और पशुओं, है ना, रूपांकनों के रूप में कल्पना की कई रचनाएं की थी, जो बाद की जो है कला में वो जीवित रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उस समय की हैं, समझ गए। अब देखो एक और लास्ट है, तीसरे नंबर की जो मोहर उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिसे बुल मोहर कहते हैं। अब बुल का मतलब बताओ क्या होता है? बताओ बुल का मतलब क्या होता है, बताओ। ठीक है, तो उस समय की अगर देखें, सांड या फिर वेल, क्या होता है भाई? सांड या फिर वेल। तो देखो यह सील जो है अत्यधिक शक्ति वाले एक कुबड़ वाले बैल को दर्शाती है ना। यह आंकड़ा जो है कलात्मक कौशल और पशु शरीर शरीर रचना विज्ञान का एक अच्छा जो है वो ज्ञान दर्शाता है। तो ये वुलमोहर है जो कुबड़ वाले बैल के को दर्शाती है। ठीक है, किसको दर्शाती भाई? कुबड़ वाले बैल को दर्शाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने कंप्लीट कर ली हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मुद्रा शास्त्र का महत्व समझाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अगर चीज़ें आपको फास्ट लग रही हो ना, तो रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए आप चले जाना। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से जो है आपने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। देखो इतिहास में मुद्रा शास्त्र का जो महत्व है, मैं आपको अगर समझाऊं तो सिक्के जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का जो है वो सुझाव देते हैं। मुद्रा शास्त्र के माध्यम से न केवल मौद्रिक स्थिति बल्कि अर्थव्यवस्था और जो है राजनीति से संबंधित व्यापक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे युग हैं जिनमें मुद्रा के अगर बारे में बात करूं, हर युग में कहीं ना कहीं अपनी मुद्रा का उस समय चलन हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, कुषाण सिक्कों का व्यापक वितरण व्यापारिक गतिविधियों का जो है वो सुझाव देता है, और सातवाहन सिक्कों पर जहाज के रूपांकनों की उपस्थिति समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाती है। ठीक है, और देखें अगर तो जो शासकों, देवताओं और महापुरुषों की खुदी हुई आकृतियां हमें विभिन्न साम्राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं की जो है वो जानकारी देती हैं। ठीक है, और यह अगर हम ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझें इस बात को, तो शुरुआती जो भारतीय सिक्कों पर तारीखें बहुत कम दिखाई देती हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों को छोड़कर जो शक युग में दिनांक देते हैं, और कुछ गुप्त चांदी के सिक्के जो राजाओं के शासनकाल को दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक भारत के जो सिक्के हैं ज़्यादातर तारीखों से रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जानकारी जो है दोस्तों आपके लिए है, पर देखो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं, तो सिक्के के बाद के विकास के संबंध में अगर हम कुछ चीज़ें समझें, तो बाद के प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के संख्यात्मक इतिहास में व्यापार में गिरावट देखी गई। ठीक है, और सामंती व्यवस्था ने तनावग्रस्त शहरी केंद्रों को चिन्हित किया था, और परिणाम स्वरूप जो है भले ही सिक्कों का जो है प्रचलन उस समय बंद नहीं हुआ था, उसके शुद्धता और सौंदर्य की गुणवत्ता में कई स्तरों पर जो है वो गिरावट देखी गई थी। तो मुद्रा जो है भाई, है ना, मुद्रा का काम क्या है बताओ? मुद्रा, देखो मुद्रा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। अगर आप बताओ कोई चीज़ आप लेने गए मार्केट से, है ना, और अगर आप उसे कुछ देंगे नहीं है तो वो क्या मिलेगा आपको? तो मुद्रा में गिरावट, या फिर अगर मुद्रा बढ़ती है या गिरावट होती है, तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं वो चलती रहती हैं। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भारत के प्रमुख नृत्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो समझो इस बात को, हमें नृत्यों का वर्णन करना है। जितने भी नृत्य हैं, कौन कौन से? कथक हैं, कथकली है ना, भरतनाट्यम है ना, मोहिनीअट्टम है। तो बहुत सारे जो नृत्य हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट क्लास बनाई है। आपने अगर नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। वो हमने उस पर लिखा था कि जो क्लास है वो टूर एंड गाइड के लिए इम्पोर्टेंट थी। किसके लिए? टूर एंड गाइड में। देखो अगर आपका माइनर सब्जेक्ट टूर एंड गाइड है, तो हमने देखो टूर एंड गाइड के लिए तो प्रॉपर बनाई ही थी, है ना, बल्कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जो अध्ययन किया है आपके सिलेबस के बारे में, तो इसमें मेले भी हैं। ठीक है, क्या क्या है? देखो मेले भी हैं, त्योहार भी हैं। ठीक है, त्योहार भी हैं, और क्या है? नृत्य भी है। तो इन सबसे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जब देखो जोड़े हैं तो हो सकता है
बन जाए क्वेश्चंस। तो इसके लिए तो आप वो क्लास देख लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब समझो मेला। चलिए बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में मेले का क्या महत्व है? भारत के विभिन्न मेलों का वर्णन कीजिए। मेला जोड़ा गया है तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, है ना। चलो अब समझते हैं मेलों के बारे में। तो सबसे पहले समझो भारतीय मेलों का जो महत्व है वो क्या है। देखो, कई भारतीय उत्सवों, जैसे अपने यहाँ तो सीधी सीधी मैं बात बताऊं अगर, तो जैसे हुआ दशहरा, गणेश उत्सव, ईद, मकर संक्रांति या फिर जितने भी और भी पर्व हैं, है ना, उन छुट्टियों के दौरान जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मेलों का जो है वो आयोजन किया जाता है ना। कुछ मेले जो हैं स्वनिहित होते हैं और अपने महत्व के कारण जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। भारतीय मेले विविध विशेष विषयों की पेशकश करते हैं और हमारे जीवन के कई हिस्सों को जो है वो शामिल करते हैं। ठीक है, एक मेला धार्मिक, मनोरंजन, आर्थिक गतिविधियों सहित कई गतिविधियों के लिए लोगों की एक अस्थायी जो है सभा है ना। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जुड़ते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो कुछ लोग जो है अपने माल का व्यापार करते हैं, अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जैसे कि पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं या फिर धार्मिक जो है वो काम करते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं, हवन वगैरह करते हैं, है ना। कुछ लोग जो है वो समय गीत गाते हैं, कुछ लोग अन्य जो कई तरह तरह के कृत्य वो वहाँ पे करते हैं लोग, है ना। जैसे कुश्ती हुआ, कुश्ती के मुकाबले हुए, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो करते हैं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो नेता वगैरह होते हैं तो वो अपने व्याख्यान देते हैं, है ना, स्पीच वगैरह देते हैं। तो भारत में देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के मेले जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं और बहुत सारे मेलों के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। अब समझो कौन कौन से मेले हैं। प्रमुख भारतीय मेले में नंबर 1 रहेगा आपका कुंभ मेला। कौन सा है भाई? कुंभ मेला। बताओ पहले कुंभ मेला कहाँ लगता है? बताओ, 4 स्थानों पर लगता है क्या कुंभ मेला? कितने स्थानों पर लगता है, 4 या 5? देखो सुनो, हम आपको बताएं, कुंभ मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। धार्मिक जमावड़ा का मतलब ये है कि जब भी कुंभ मेला जहाँ पे भी लगता है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो उसे हम जमावड़ा, एक शब्द हमने आपको दिया है। पवित्र गंगा नदी के प्रतिदिन लाखों जो है लोग स्नान करते हैं। मेला को देखें, अगर सभा भी हम बोल सकते हैं वैसे, है ना। तो मेला 4 शुभ हिंदू तीर्थ स्थलों में एक घूर्णन के आधार पर जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, कितनी जगह पे किया जाता है आयोजित? 4 जगह पे। तो कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, है ना। नासिक में कहाँ? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, और उज्जैन। कहाँ पे? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है अमरता का जो जब जब वो समुद्र मंथन वगैरह हुआ था उस समय की मैं अगर बात करूं, तो अगर देखें कहीं ना कहीं तो कुंभ में जो है वो चीज़ें आई थी। कुंभ मतलब होता है घड़ा। तो उसमें हमें बनाया फिर संरक्षित किया गया था जो जो भी पेय वगैरह वहाँ पे निकले थे, है ना। देवों और असुरों के बीच युद्ध के दौरान जो है कुंभ को लाते समय जो है भगवान विष्णु ने अमृत की बूंदें छिड़की थी। मेला हर 3 साल में विभिन्न स्थानों पर और हर 12 साल में किसी भी स्थान पर जो है वो आयोजित होता है ना। सटीक तिथियां राशि चक्र में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति वार की जो स्थितियां हैं उस समय की, तो ये स्थितियां होती हैं। तो देखो हम बताएं अगर आपको, हरिद्वार, इलाहाबाद में हर छठे वर्ष, ठीक है, अर्ध कुंभ मेले जो है वो आयोजित किए जाते हैं। 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ठीक है, और हर साल माघ, ये जनवरी फरवरी का जो महीना होता है उस समय, है ना, माघ कुंभ की मेजबानी करता है। ठीक है, कुंभ जो है अब 4 स्थानों पर जो लगता है हम आपको बताएं। और जो नदी के बारे में बात करें, अगर नदियाँ उस समय वहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो अब देखें अगर हम, तो कुंभ जो है निम्न में 4 स्थानों पर बेसिकली आयोजित किए जाते हैं। पहला है आपका कौन सा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो जहाँ पे गंगा या यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के आधार पर हम संगम का दर्जा देते हैं। तो पहला जो है आपका यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी, है ना, यमुना जी और सरस्वती, है ना। आप अगर कभी आए हो कहाँ? इलाहाबाद, तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा संगम में डुबकी लगाए कि नहीं लगाए, बताओ, है ना। तो ये तीनों नदियाँ जो हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे संगम देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरे मेले की मैं अगर बात करूँ तो हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, गंगा नदी है। और नासिक, त्र्यंबक की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी है। उज्जैन मध्य प्रदेश की बात करें तो शिप्रा नदी है। ठीक है, चलो समझ गए बात। नेक्स्ट, सोनकपुर मेला की अगर बात करें तो बताओ भाई, सोनकपुर मेला कहाँ लगता है? तो एशिया के प्रमुख मेलों में से एक है ना। मेला जो है वो बिहार के सोनकपुर में लगता है। पशु मेला है,
ठीक है। और ये आमतौर पर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा पर जो है वो होता है, जिसे हिंदू त्यौहार का जो है वो शुभ दिन हम मानते हैं। और ये एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर बड़ी संख्या में हाथियों की जो है वो नीलामी की जाती है। और जो है एक वहाँ पे एक ऐसी किंवदंती टाइप की है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है हाथी और घोड़े खरीदने के लिए वहाँ जाते थे। ठीक है, तो ये बिहार में लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। माफ करना दोस्तों, है ना। चित्र विचित्र मेला की अगर मैं बात करूं, चलिए, तो चित्र विचित्र मेला जो है गुजरात का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, जिसमें मुख्य रूप से घरसिया और भील जनजाति के लोग जो है वो शामिल होते हैं। आदिवासी अपने पारंपरिक परिधान में तैयार होते हैं और अपनी आदिवासी संस्कृति को जो है वहाँ पे प्रदर्शित वगैरह करते हैं। महिलाएं जो है होली के बाद अमावस्या पर अपने परिजनों के निधन पर शोक मनाने के लिए नदी की यात्रा वगैरह करती हैं। उत्सव अगले दिन शुरू होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, हजारों पर्यटक वहाँ पे आते हैं देखने के लिए। चलिए बात करेगा, नेक्स्ट आपका है सामलाजी मेला, है ना। सामलाजी मेला जो है भगवान सामलाजी द डार्क डिवाइन, जिन्हें कृष्ण या फिर विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, गुजरात की एक आदिवासी समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला राजस्थान में एक वार्षिक मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। लगभग एक सप्ताह तक ये चलता है। ठीक है। और ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशुओं का मेला है, पुष्कर मेला जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और राजस्थानी किसान जो है मवेशियों को वहाँ पे खरीदते हैं, बेचते हैं। और अधिकांश व्यवसाय मेले के जो है वो पहले के दिनों में होता है। त्यौहार शुरू होने के बाद जो है ऊंट दौड़, मूंछ प्रतियोगिताएं, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं ना, बहुत सारी ऊंट सवारी, बहुत सारी प्रतियोगिताएं वहाँ पे आयोजित करी जाती हैं इस मेले में। चलिए मैं बात करूं अगर 6 नंबर की, सूरज कुंड मेला। अब देखो ये क्या है, यह 1 फरवरी से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए फरीदाबाद हरियाणा के पास जो है आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शो है। ठीक है। और ये हरियाणा में जो है वो होता है, शिल्प शो है। यह त्यौहार पूरे भारत के पारंपरिक शिल्पकारों को जो है वो एक साथ लाता है। ठीक है। 7 नंबर की बात करें, बनेश्वर मेला। देखिए भाई, बनेश्वर मेला जो है फरवरी के दौरान, बाड़ेश्वर मेला राजस्थान के एक जगह है वहाँ पे ये लगता है। और सबसे लोकप्रिय आदिवासी मेला बनेश्वर मेले को माना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस मेले में जो है एक धार्मिक मेला है, जहाँ बुनियादी और पारंपरिक प्रथाओं का जो उपयोग करके भगवान शिव की जो है वहाँ पे पूजा की जाती है। और यह मेला मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं उनको आकर्षित करता है। वो सब आते हैं और बढ़िया बहुत धूमधाम से मेला लगता है। आप जाओ भाई, खूब देखो, है ना। फरवरी के दौरान ये लगता है। और हम बात करें, बहुत सारे मेले हैं, जैसे गंगा सागर मेला हुआ, तो ये बात करें तो ये जनवरी और फरवरी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने के पास होता है। ठीक है। और हिंदू विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं, अत्यंत शुभ मानते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पहुँचते हैं। नेक्स्ट बात करें गोवा कार्निवल मेला, तो गोवा कार्निवल मेला क्या है, पुर्तगालियों द्वारा ये भारत लाया गया था। और यह जो है वो 40 दिन पहले शुरू होता है। उपवास, है ना, आध्यात्मिक प्रतिबंध का समय, इसमें भोजन, मस्ती सब कुछ शामिल होता है। ठीक है। चलो, सड़कों पर पार्टी वगैरह करने के लिए लोग मास्क लगा के निकलते हैं। मजबूत पुर्तगाली प्रभाव के साथ जो है गोवा के समृद्ध अतीत और संस्कृति के लिए एक श्रद्धांजलि वगैरह होती है ना। पर्यटकों के लिए जो हर साल हजारों पर्यटकों को जो है वो आकर्षित वगैरह करता है। तो रंगीन यहाँ पे, है ना, झांकियाँ और परेडों के साथ लाइव बैंड और नृत्य का जो है वो चिन्हित किया जाता है। तो काफ़ी सारी जानकारी जो है वो हमने आपको इस बारे में दे दी है। ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 6 समझ लो बहुत अच्छे से। भारत के प्रमुख त्योहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंबर 1 मकर संक्रांति, सेकंड शिवरात्रि, होली। आपको बताओ पता है कि नहीं है, बताओ, कोई ऐसा है जिसे पता नहीं है? मकर संक्रांति पता होगा ही, शिवरात्रि है, होली है, ओणम है, गणेश चतुर्थी है, दशहरा, दीपावली। अब इनके बारे में हम क्या ही बताएं, सब पता होगा आपको। रक्षाबंधन, है ना, बहुत सारे त्यौहार हैं। तो बस बहुत आराम से बढ़िया लिख दो, है ना। 7 नंबर की अगर बात करूं, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारतीय मूर्ति कला का विस्तार पूर्वक आप वर्णन करो, है ना। देखो नंबर 1 अगर इसमें देखें तो कांस्य युग की जो मूर्तियां हैं, उस समय की जो क्या क्या मूर्ति थी। कांस्य युग में आप समझ रहे होगे कांसे का चलन था, है ना। पूर्व मौर्य मूर्ति कला। तीसरे नंबर की मैं बात करूँ अगर, तो मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी वो। 7 वाहन मूर्तियां, है ना। 5 नंबर कुषाण मूर्तियां। 6 नंबर गुप्त काल की जो मूर्तियां वगैरह थी। 7 नंबर की मैं बात करूं, कौन सा है भाई बताओ, ब्रिटिश काल की मूर्तियां। तो ब्रिटिश काल के दौरान जो है कौन कौन सी मूर्तियां वगैरह चलती थी, इस बारे में ये सारी जानकारी जो है आपको लेनी है, बताओ, है ना। चलिए आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को ले लूँगा।
चलो, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो हमने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 2 है ना, और यूनिट 3 तक हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली है। आपने अगर नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर विजिट कर लें। मात्र एक क्लास में संपूर्ण टूर गाइड को हमने कंप्लीट किया था। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ संपूर्ण डिटेल्स को जो है हमने धुआं कर दिया था। तो बिल्कुल इस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, और परेशान ना हो भाई, है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मल्टीमीडिया की क्लास दे दो। अरे भाई, बहुत जल्द आएगी, एग्जाम से पहले ही कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और देखो भाई, मल्टीमीडिया एक क्लास में पूरा करा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल संपूर्ण लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हमने मात्र एक क्लास में कंप्लीट किया था, देख लो, है ना। मल्टीमीडिया की बहुत सारी क्लासेस अपने चैनल पर उपलब्ध हैं, देख डालो अभी, ठीक है। और ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लासेस आप देख लें। बाकी आप कमेंट करके बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं, बहुत जल्द उसकी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाओ हमसे, है ना। बाकी आपकी जितनी भी 4th सेम हो, 5th सेम हो, 6th सेम हो, सारे सेमेस्टर्स की जितने भी विषय हैं सबको कंप्लीट करने की, है ना, पूरी गारंटी है। क्योंकि आप जो है अपना परिवार बन चुके हैं, और परिवार के सभी सदस्यों को क्या करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे ना। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, है ना, जुड़ जाओ, और लाइक कर दो वीडियो को यार, और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके, है ना। और जब आप किसी का भला करते हैं तो भगवान जो है आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। तो बिल्कुल, है ना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, नहीं तो आपका फिर एक इशू आता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता जब क्लास डालते हैं। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इसको ऑल पे क्लिक किया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक जरूरी बात यह है कि आप स्वस्थ रहो अच्छे तरीके से, है ना। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि एग्जाम है आपके, तो आपका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।